हेलो स्टूडेंट्स, आप चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं विकास के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर 7 की चौथी हेडिंग अनुकूली विकिरण क्या है, इसके बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 की तीसरी हेडिंग की चर्चा किया था। तीसरा हेडिंग था आपका विकास के प्रमाण क्या हैं। ठीक है, तो विकास के प्रमाण क्या हैं, विकास के सबूत क्या हैं। तो इसके अंतर्गत आप लोगों ने जाना कि विकास के प्रमाण के लिए अगर हम पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट को देखें तो अलग अलग तलछट मिलेंगे और उसमें अलग अलग जीव दिखाई देंगे। ठीक है, जिस आधार पे हम कह सकते हैं कि कब जो है कौन सा जीव बना, इस आधार पे जो है हम विकास को प्रमाणित कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमने कुछ जीवों की तुलना किया, जैसे डायनासोर की तुलना किया आज के जीवों से। तो डायनासोर के वंशज के रूप में हमने मगरमच्छ की तुलना किया। इस आधार पे जो है हम विकास को समझा सकते हैं। उसके बाद जो है समजातीय, ठीक है, समजातता तुल्य रूपता के बारे में हमने अध्ययन किया। समजात अंगों में आपने देखा कि जो है पौधों में भी बोगनविलिया और कुकुरबिटा में कांटा और प्रतान को आपने देखा, जिनकी उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनको समजाति कहेंगे और इस घटना को समजातता कहते हैं। उसी तरह से मानव, चीता, व्हेल, चमगादड़ में, ठीक है, उत्पत्ति समान होगी लेकिन कार्य इनके हड्डियों का क्या है, अलग अलग है। यह भी विकास को ही प्रमाण है। ठीक है, फिर आपने देखा था कि प्रोटीन और जीन के बारे में, जो जीन की कोडिंग होती है और उस कोड के अनुसार प्रोटीन बनता है तो वह सभी जीवों में समान होता है। ठीक है, इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जीव में आपस में समानता होती है। उसके बाद जो है आप जो है प्राकृतिक वर्ण के समर्थन में इंग्लैंड में सलब पर किए गए अवलोकन पर भी हमने चर्चा किया था, जिसमें आपको बताया गया कि 1850 के पहले जो है इंग्लैंड में जो है औद्योगिकरण नहीं था, फैक्ट्रियां नहीं लगी हुई थी, जिससे वातावरण जो है प्रदूषित नहीं था और वहाँ पे जो है धुएं नहीं थे। ठीक है, शहर में धुएं नहीं थे और प्लांट पर, पौधों पर जो है प्रदूषण न होने के कारण वहाँ पे लाइकेन पाया जाता था। लाइकेन सफ़ेद कलर का होता है। ठीक है, और उसमें जो है यह आप मॉथ जो देख रहे हैं, जो इंग्लैंड में सलफ या मॉथ पाए जाते हैं, तो उस लाइकेन में यह सफ़ेद वाले सलफ जो है छिप जाते थे। इनकी संख्या अधिक थी इलाके में और यह जो काला वाला सलफ आप देख रहे हैं, इसकी संख्या कम थी। लेकिन जब फिर से औद्योगिकरण होने के बाद 1920 में रिकॉर्ड देखा गया तो जो सफ़ेद वाले थे इनकी संख्या कम हो गई और कालों वालों की संख्या बढ़ गई, जैसा कि आप दूसरे फिगर में आप देख रहे हैं, यह ब वाले में। तो सफ़ेद की संख्या कम हो गई, कालों की संख्या अधिक हो गई। इसके स्पष्टीकरण में कहा गया कि औद्योगिकरण के कारण लाइकेन जो है समाप्त हो गए और जो है जो वृक्ष थे वे प्रदूषण के कारण काले हो गए। तो सफ़ेद जो मौत था वह कीटों का, ठीक है, सफ़ेद मौत जो है वह शिकार हो गया और यह जो काला मौत था वह बच गया, क्योंकि तनों का भी कलर, पेड़ों का भी कलर काला था। उस काला पृष्ठभूमि में यह काला कीट छिप जाता था, इसलिए यह बचा रहा। इसकी संख्या ज़्यादा हो गई और सफ़ेद कीट की संख्या कम हो गई। ठीक है, कम हो गई। गांव में देखा गया, ग्राम में, तो गांव में देखा गया जहां पर औद्योगिकरण नहीं है तो वहां पर भी यह सफ़ेद कीट जो है कम संख्या में पाए गए। इसका मतलब सफ़ेद कीट जो है समाप्त नहीं हुए। ठीक है, यह देखा गया। फिर जो है आप देख शाकनाशी, कीटनाशी पर जो है अगर हम प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो कुछ जीव, ठीक है, ऐसे विकसित हो जाते हैं जिन पर इनका प्रभाव नहीं होता है, अर्थात प्रतिरोधी हो जाते हैं। फिर आपको बताया गया एंटीबायोटिक्स के बारे में, जो सूक्ष्म जीव को नष्ट करते हैं। ठीक है, तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, सुकेंद्र की कोशिकाएं होती हैं, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बैक्टीरियास, उनको मारने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। लेकिन कुछ महीने या वर्षों में ही वह एंटीबायोटिक्स जो है
उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं कर पाती हैं, अर्थात वे जो बैक्टीरिया होते हैं वे प्रतिरोधी हो जाते हैं। तो इसमें कहा गया कि जब कुछ महीने या वर्षों में ही जीव प्रतिरोधी हो जा रहे हैं तो प्रकृति में भी यह संभव है और जो है विकास होता है। ठीक है। फिर आपको निश्चयवाद में बताया गया कि यह विकास जो है यह डायरेक्ट प्रक्रिया नहीं है, प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है, यह प्रसंभाव्य प्रक्रम है जो प्रकृति के संयोग, अवसरवादी घटना, जीवों के संयोग और उत्परिवर्तन पर आधारित है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह सारी चीज़ें आपको पिछले वीडियो में हमने बताया है। आइए देखते हैं चौथा हेडिंग, अनुकूली विकिरण क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है। डार्विन अपनी यात्रा के दौरान गैलोपैंगो द्वीप गए थे। ठीक है। एक नेचुरल साइंटिस्ट के रूप में, प्राकृतिक वैज्ञानिक के रूप में जो है डार्विन जो है घूमने गए थे और उन्होंने अलग अलग द्वीपों पर जो भी उन्हें सूचनाएं मिलती थी उसको नोट करते थे, उस आधार पर वह निष्कर्ष निकालते थे। तो देखें ध्यान से, डार्विन अपनी यात्रा के दौरान गैलोपैंगो द्वीप गए थे जहां पर उन्होंने प्राणियों में एक आश्चर्यजनक विविधता देखी। ठीक है। तो डार्विन अपनी यात्रा के दौरान गैलोपैंगो द्वीप गए थे जहां पर उन्होंने प्राणियों में एक आश्चर्यजनक विविधता देखी। विशेष रुचिकर बात यह थी कि उन्हें एक काली छोटी चिड़िया, जिसे डार्विन फिंच कहते हैं, ने उन्हें विशेष रूप से आश्चर्यचकित किया। ठीक है। तो डार्विन जहाँ जाते थे, द्वीपों पर घूमते थे और जो भी सूचनाएं होती थी उसको नोट करते थे और उस आधार पर निष्कर्ष निकालते थे। तो वे जब गैलोपैंगो द्वीप पर गए तो वहाँ पर उनको आश्चर्यजनक विविधता दिखाई दी, डाइवर्सिटी दिखाई दी, और उसमें उन्होंने एक छोटी चिड़िया को देखा जिसमें विशेष रूप से वह आश्चर्यचकित हो गए। उसे देखकर उन्होंने महसूस किया कि उसी द्वीप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फिंच भी पाई जाती हैं। ठीक है। उन्होंने महसूस किया कि उसी द्वीप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फिंच भी पाई जाती हैं। जितनी भी किस्मों को उन्होंने परिकल्पित किया था वे सभी उसी द्वीप में ही विकसित हुई थी। ठीक है। तो डार्विन ने जो है गैलोपैंगो द्वीप पर अलग अलग प्रकार के फिंच को देखा, लेकिन वे सारी फिंचें जो थी उसी द्वीप पर विकसित हुई थी। ये पक्षी मूलतः बीजभक्षी विशेषताओं के साथ साथ अन्य स्वरूप में बदलावों के साथ अनुकूलित हुई। ठीक है। तो जो पक्षी थी वे कैसे थे? बीजभक्षी थे, बीज को खाने वाले थे। लेकिन जैसे परिस्थिति परिवर्तन हुआ तो उनके चोंच में परिवर्तन हो गया। ठीक है। उनके चोंच में बदलाव हो गया और वह कीटभक्षी हो गई, शाकभक्षी हो गई। तो पक्षी मूलतः बीजभक्षी विशेषताओं के साथ साथ अन्य स्वरूप में बदलावों के साथ अनुकूलित हुई और चोंच के ऊपर उठने जैसे परिवर्तनों ने इसे कीटभक्षी एवं शाकाहारी फिंच बना दिया। ठीक है। लेकिन यह जो है एक ही वंशज की थी, एक ही द्वीप पर उत्पन्न हुई थी, लेकिन इनके चोंच की बनावट क्या थी? अलग अलग थी। जैसे यह आप देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों की चोंच की बनावट क्या है? अलग अलग है। ठीक है। जिसके आधार पर यह शाकाहारी, कीटभक्षी और बीजभक्षी होती हैं। ठीक है। जिन्हें डार्विन फिंच कहते हैं। फिंच पक्षियों के चोंचों की विविधता जो डार्विन ने गैलोपैंगो द्वीप पर देखी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम। ठीक है। एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण कहा गया। ठीक है। तो अनुकूली विकिरण क्या होता है? एक विशेष भूभौगोलिक एरिया से, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर
अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण कहा जाता है, एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। डार्विन की फिंच इस प्रकार की घटना का एक सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। तो जो डार्विन की फ्रिंचें हैं वे अनुकूली विकिरण का एक उदाहरण है, एडेप्टिव रेडिएशन का एक उदाहरण है, क्योंकि यह गलपेंगो द्वीप पर ही उत्पन्न हुई थी और वहीं पर अनेक परिस्थितियों के कारण बीजभक्षी, ठीक है, शाकाहारी कीटभक्षी हो गई। और यह क्यों हो गई? क्योंकि परिस्थिति के अनुसार उनके चोंच में बदलाव हो गया, ठीक है। तो इस तरह के विकिरण को अनुकूली विकिरण या एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। तो एक विशेष भूगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण कहा जाता है। डार्विन की फिंच इस प्रकार की घटना का एक सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। एक अन्य उदाहरण जो है ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल का है, ठीक है। अगर दूसरा उदाहरण देखा जाए अनुकूली विकिरण का तो यह वह है ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल, शिशुधानी प्राणियों का है। अधिकांश मार्सुपियल जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे, एक पूर्वज प्रभाव से विस्तृत हुए और वे सभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत हुए हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अधिकांश मार्सुपियल जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, बिल्कुल भिन्न थे, वे एक पूर्वज प्रभाव से विकसित हुए थे और वे सभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत हुए हैं। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग थलग भौगोलिक क्षेत्रों में अर्थात भिन्न आवासों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रकट होते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहा जाता है, ठीक है। तो अभिसारी विकास क्या होता है? जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण, जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग थलग भौगोलिक क्षेत्रों में प्रकट होते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अपरास्तनी जंतु भी इस प्रकार के स्तनधारियों के किस्मों के विकास में अनुकूली विकिरण को प्रदर्शित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक मेल खाते मार्सुपियल के समान दिखते हैं, जैसे कि अपरास्तनी भेड़िया और तस्मेनियाई वुल्फ मार्सुपियल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अनुकूली विकिरण का जो एक अन्य उदाहरण है वह है आपका ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल, शिशुधानी प्राणी का है, ठीक है। अधिकांश मार्सुपियल जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, इनका चित्र 7.6 में दिखाया गया है, वे एक पूर्वज के प्रभाव में विकसित हुए थे, ठीक है। एक ही पूर्वज के प्रभाव में विकसित हुए थे। यह ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों का अनुकूली विचरण दिखाया गया है, ठीक है। यह एक ही शिशुधानी विकिरण को आप देख रहे हैं। तस्मेनियाई भेड़िया, बाघ बिल्ली, परिचिटिखोर, शिशुधानी चूहा, कंगारू, बोम्बर्ड, बैंडिकूट, कोआला, शिशुधानी छछूंदर और सर्कराय ग्लाइंडर, ठीक है। यह सारे जीव हैं जो एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वज में यह विकसित हुए हैं और अलग अलग जगहों पे जाके, ठीक है, यह पाया गया है, ठीक है। तो इस तरह के विकिरण को क्या कहते हैं? अनुकूली विचरण कहा जाता है। देखें ध्यान से। तो इस तरह से आपने देखा कि अनुकूली विकिरण क्या होता है। तो अनुकूली विकिरण जो है का पहला उदाहरण आपने डार्विन की फिंचों में देखा और यह जो है गलपेंगो द्वीप पर डार्विन ने देखा था। दूसरा उदाहरण आपने देखा कि तस्मेनियाई, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल के बारे में और तस्मेनियाई वुल्फ और अपरास्तनी भेड़ियों के बारे में, ठीक है। इसमें आपको बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया के जो मार्सुपियल थे, ऑस्ट्रेलिया के जो मार्सुपियल्स थे, शिशुधानी थे, ठीक है, यह जो है अधिकांश मार्सुपियल जो एक दूसरे से बिल्कुल क्या थे? भिन्न थे देखने में, लेकिन एक पूर्वज प्रभाव से विकसित हुए थे और वे सभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत हुए हैं, ठीक है। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग थलग भौगोलिक क्षेत्रों में प्रकट होते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अपरास्तनी जंतु भी इस प्रकार के स्तनधारी किस्मों के विकास में अनुकूली विकिरण प्रदर्शित करते हैं, जिससे प्रत्येक मेल खाते हुए मार्सुपियल के समान दिखते हैं। जैसे उदाहरण में आपने देखा अपरास्तनी भेड़िया और तस्मानियाई वुल्फ मार्सुपियल,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका अनुकूली विकिरण के बारे में। थैंक यू।